गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और ये जो वर्कशीट है ये कक्षा 9 के लिए है और ये सामाजिक विज्ञान के ऑफिशियल लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित है। इसमें जो लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 3 चुनावी राजनीति के बारे में हम पढ़ रहे थे और जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था कि जो ये वर्कशीट है ये है 32, यानी कि वर्कशीट 32 है। लेकिन जो हमने वर्कशीट 31 में पढ़ा था वो पढ़ा था कि चुनाव क्यों। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी चुनाव प्रणाली यानी कि जो भारत है उसने किस तरह की चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है, किस तरह से यहाँ पर चुनाव किए जाते हैं। देखिए, चुनाव दो तरह के होते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है एक होते हैं आम चुनाव, एक होते हैं उपचुनाव। अगर हम आम चुनाव की बात करें तो आम चुनाव वो होते हैं जो हमारे देश भारत में लोकसभा यानी कि जो लोकसभा जो केंद्र के लिए होते हैं, जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, और विधानसभाएं जो मुख्यमंत्री यानी कि राज्यों से संबंधित होते हैं और मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। देखा है ना आपने कि जो प्रधानमंत्री है वो भी 5 साल के बाद बदल जाता है या वही रहता है, लेकिन चुनाव के साथ होता है। और जो लोकसभा है, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के चुनावों के द्वारा लड़कर आता है, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री होता है वो भी 5 साल के लिए चुना जाता है और जो वो होता है वो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर आता है, ठीक है। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं और दोबारा से चुनाव होते हैं और उन चुनावों के बाद जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में जीतता है उसे ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ठीक है। फिर से चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो चुनाव हो वो एक ही दिन में करा दिए गए जाएं या छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत तो एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए ऐसा संभव नहीं है कि एक ही दिन चुनाव हो जाए, इसलिए जो चुनाव है वो अलग अलग दिन होते हैं। जहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं होती हैं उस दिन वहाँ पर चुनाव करा लिए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे हम आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। ये एक आम चुनाव है। अगर हम उपचुनाव की बात करें, देखिए कि उपचुनाव क्या होते हैं। तो जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य यानी कि प्रतिनिधित्व की मृत्यु हो जाए या इस्तीफे से खाली हो जाए, तब वहाँ जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव होते हैं। यानी कि कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है लेकिन उसका जो पद खाली हो गया है और उस पद को भरने के लिए जब दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं उसे उपचुनाव कहा जाता है। देखिए, अगर हम चुनाव क्षेत्र की बात करें कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है, इसमें दिया गया चुनाव क्षेत्र। तो चुनाव क्षेत्र है कि निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि चुनाव के उद्देश्य देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे क्या कहा गया है? निर्वाचन क्षेत्र कहा गया है। जैसे आप देखते हो कि शाहदरा में देखो कौन खड़ा हुआ है, यानी कि शाहदरा में कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है जिस शाहदरा वाले लोग वोट देंगे। करावल नगर में कौन व्यक्ति है जो करावल नगर की सीट पे खड़ा हुआ है जिसे लोग वोट देंगे। इसीलिए वो जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र होता है, ठीक है। एक क्षेत्र में रहने वाले यानी कि जो लोग करावल नगर में रह रहे हैं, जो लोग शाहदरा में रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता होते हैं अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। यानी कि वहाँ से जो लोग खड़े हुए होंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति को वो अपने नेता के रूप में चुनेंगे। जहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में यानी कि लोकसभा का जो चुनाव क्षेत्र होता है, चुने हुए प्रतिनिधित्व को सांसद कहते हैं। यानी कि जो लोकसभा में जो चुनकर आते हैं, लोकसभा के जो चुनाव के द्वारा आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। और जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को विधायक कहा जाता है। एमएलए, एमपी सुना होगा ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो राज्य में होती है, राज्य की विधानसभा में चुना जाता है एमएलए जो होता है, और जो एमपी होता है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो संसद के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए वार्ड क्या होते हैं। वार्ड होते हैं कि इसी प्रकार जो पंचायत में जैसे कि चुनाव में होता है ना, जैसे कि यहाँ पर चुनाव क्षेत्र होते हैं जो लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में होते हैं, उसी तरह से पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उसमें भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। यानी कि अगर चुनाव निर्वाचन क्षेत्र होगा, निर्वाचन क्षेत्र तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के क्षेत्र को कहा जाएगा, और जो वार्ड होता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं उन्हें वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कह देते हैं। यानी कि जो ये निर्वाचन क्षेत्र है इसे क्या कह देते हैं? सीट। यानी कि ये पूछ लेते हैं ना कि करावल नगर की सीट पे कौन खड़ा हुआ है या शाहदरा की सीट पे कौन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र है उसे क्या कह देते हैं? सीट कह देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति वहां से जीतेगा, केवल एक ही व्यक्ति जीतेगा और वह एक सीट को भरेगा, ठीक है। अब देख लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र किसे कहा जाता है? जो आरक्षित मतलब सुरक्षित चुनाव क्षेत्र किसे कहा जाता है? कुछ समाज में हमारे कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या सामाजिक रूप से कमजोर हो, तो ऐसे
समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जो जरूरी संसाधन होते हैं, शिक्षा, संपर्क नहीं पाया जाता, जिसके कारण देश की जो आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ जो होती है संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इसलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत क्या होता है, उस आरक्षित क्षेत्र में यानी कि जो क्षेत्र आरक्षित किया गया है उस क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यानी कि एक क्षेत्र है जहाँ पर अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति रहते हैं तो वहाँ से केवल अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, ना कि दूसरी जाति का व्यक्ति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए मतदाता या सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। देखिए, जब हमारे देश में जो व्यक्ति 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। में 18 साल की उम्र पार करने के बाद जो नागरिक है, किसी भी नागरिक को क्या है, किसी भी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। ना तो जाति देखी जाती है, ना लिंग देखा जाता है, ना सामाजिक स्थिति देखी जाती है। लेकिन आप बस इसका प्रमाण क्या है कि आप 18 साल से ऊपर के हो गए हो तो आप वोट डालने जा सकते हो। वोट डालने के लिए मतदाता सूची के नाम होना जरूरी। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड, यानी कि मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो वोटर आई कार्ड, यानी कि अगर आपका जो नाम है वो मतदाता सूची में हो गया है तो आपको वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। और वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक वोट का कोई दूसरा ना डाल सके। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति ही अपने वोट का प्रयोग कर सके। ठीक है, अब देखते हैं हम उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनका नामांकन किस तरह से होता है। तो देश में राजनीतिक दल, जो देश के राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को मनोनीत करते हैं। यानी कि जो देश के राजनीतिक दल होते हैं वो कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र से ये वाला व्यक्ति खड़ा होगा, इस क्षेत्र से ये वाला व्यक्ति होगा, यानी कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिसे पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है उसे आम भाषा में टिकट कहा जाता है। यानी कि टिकट, ये कहते हैं ना कि उस व्यक्ति को वहाँ का टिकट मिल गया। ठीक है, तो जिस पार्टी को चुनाव चिन्ह भी मिल जाता है और उस पार्टी का समर्थन मिल जाता है उसे आम भाषा में क्या कहा जाता है, टिकट कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना होता है, यानी कि एक फॉर्म होता है उसे भरना होता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले, अपनी संपत्ति और शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, यानी कि उसमें संपत्ति का ब्यौरा देगा, शैक्षिक योग्यताओं का ब्यौरा देगा, कोई अपराध तो नहीं किया है, उसका कोई केस तो नहीं चल रहा है, उसका भी उसमें ब्यौरा लिखा जाता है। ठीक है, तब जाकर जो उम्मीदवार है उसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। अब देख लीजिए क्या है मतदाता और मतगणना। मतदाता क्या है और मतगणना क्या है। देखिए, मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवारों को देते हैं। ठीक है, मतदान होने के बाद वोटिंग मशीन जो ईवीएम है उसको सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती की जाती है। यहाँ सभी दलों के एकजुट मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो सभी दलों के एक एक व्यक्ति मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सकती है। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो क्या कहा जाता है, वो विजयी घोषित किया जाता है। यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे या वोट मिलेंगे वो ही क्या हो जाएगा, वहाँ पर विजयी घोषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको बताना है प्रश्न 1 में कि आम चुनाव क्या होता है और उपचुनाव क्या होता है। देखिए, हमने यहाँ पर देखा था कि जो आम चुनाव है वो क्या है कि हमारे देश में जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं और 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन और या छोटे अंतराल पर अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, आम चुनाव कहा जाता है। और जो उपचुनाव होते हैं वो क्या होते हैं, जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा से खाली हो जाता है तब वहाँ जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्या है, सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है। देखिए, जो सांसद होते हैं वो, यानी कि सांसद जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा में होते हैं और जो विधायक होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो राज्य की विधानसभाओं में होते हैं। ठीक है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। देखिए, मतदाता सूची
के बारे में अभी मैंने वोटर लिस्ट के बारे में बताया था कि जो हमारे देश में 18 वर्ष से उससे ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आपने अपना नाम मतदाता सूची में लिखवा लिया है तो उसके बाद वोटर आई कार्ड प्राप्त होगा। वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र के साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट दूसरा न डाल सके। ठीक है, कुछ देखें तो आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो अगर उम्मीदवार में योग्यताओं की अगर हम बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और एक अच्छा नागरिक भी होना चाहिए। ये सभी योग्यताएं जो हैं अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और आज की जो वीडियो थी ये यहीं तक थी और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें हमने हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा। चुनावी राजनीति ये चैप्टर है और इसमें अगली वीडियो में हम देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आपको दिया होगा, हमने चुनावी राजनीति में हमने चुनाव क्यों के बारे में जाना और हमारी चुनाव प्रणाली क्या है इसकी व्यवस्था के बारे में जाना। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।